नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज़ खबरों का सिलसिला। फ़लस्तीनी चरमपंथी गुट हमास ने गजा पट्टी से इजराइल पर भीषण रॉकेट हमला किया है। इस हमले में 25 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फ़लस्तीन के उग्रवादी समूह हमास ने आश्चर्यजनक तौर पर दक्षिण इजराइल सहित कई जगहों पर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया। वहीं कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा किया गया है। हमास के इस हमले के बाद इजराइल ने गजा पट्टी पर बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी है। इजराइल के इस जवाबी हमले में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि कई सौ फ़लस्तीनी घायल हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि ये जंग है और ये जंग हम जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। मुश्किल घड़ी में इजराइल को भारत का साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकी हमले की खबर ने गहरा आघात पहुंचाया। भारतीय दूतावास ने लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी। भारत ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। आपात स्थिति में 9723-522-6748 पर संपर्क करने या council.telaviv@mea.gov.in पर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। हमास इजराइल टकराव पर कई देशों ने शांति की अपील की। सऊदी अरब, तुर्की की अपील, तत्काल हिंसा रोकी जाए। फ्रांस, जर्मनी ने हमलों की निंदा की। अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इजराइल पर हमास के आतंकी हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इजराइल इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने इजराइल के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हुई। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा। पहले ये 67 वर्ष था। वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट्स अथवा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि यदि पाउडर के रूप में बाजरा या अन्य मिलेट्स को किसी अन्य आटे के साथ मिश्रित किया जा रहा है, जहां वजन के अनुसार कम से कम 70% मिलेट है, तो उन उत्पादों पर 0% जीएसटी लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अमित शाह ने देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। देहरादून में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानून करीब करीब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। 1860 से 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इन 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की पृष्ठभूमि जो गृह विभाग ने बनाकर रखी है, उसमें तारीख पर तारीख की जो समस्या है, उससे निजात मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बनाए रखने में मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में हिंसा और मृत्यु की जो घटनाएं हुई थी, मोदी सरकार में इन घटनाओं में कमी आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में वन संपदा 71% से अधिक है, इसलिए सुरक्षा में लगे वन कर्मियों को अत्याधुनिक शस्त्र चलाने और अर्धसैनिकों की भांति उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इससे पहले अमित शाह ने नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। परिषद की 24वीं बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलिराम भगत जी को उनकी जयंती पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बलिराम भगत के कार्यों का उल्लेख किया।
रैपिड एक्शन फोर्स की 31वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रैपिड एक्शन फोर्स की 31वीं वर्षगांठ पर संबोधित करते हुए कहा कि आरएएफ का कम बल प्रयोग करना उनके धैर्य और कुशलता का परिचायक है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स में कानून व्यवस्था कायम करने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2018 में आरएएफ की 5 नई बटालियन के गठन को स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से करीब 7 मजदूर दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जबलपुर के मुख्य पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार ने बताया कि शिवाजी चौक के पास एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में वीरगति को प्राप्त हुए जवान सरोज कुमार दास के पार्थिव शरीर को भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरोज कुमार को श्रद्धांजलि दी। जातीय जनगणना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जो बिहार सरकार ने किया है वो मॉडल हम अपना रहे हैं। सर्वे होगा, जनगणना भारत सरकार ही करा सकती है, ये परिवारों का सर्वे हो रहा है। जातिगत जनगणना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जातिगत जनगणना देश को एकजुट करने के बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का प्रयास है। 70 साल बाद हमें भारतीय होकर जीना चाहिए, ये सब चुनावी खेल है। यूपी के नोएडा सेक्टर 8 में एक घर में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 7 गाड़ियों को रवाना किया गया। आग पर काबू पा लिया गया, हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, क्षेत्रीय पार्टी भाजपा को छोड़ रही है, इसलिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। मनरेगा और आवास योजना के लिए पश्चिम बंगाल को उचित आवंटन की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में राजभवन के बाहर टीएमसी के अनिश्चितकालीन धरने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये एक राज्य प्रायोजित ड्रामेबाजी है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, गैर कानूनी तौर से ये लोग काम कर रहे हैं। कोलकाता में राजभवन के बाहर टीएमसी के अनिश्चितकालीन धरने पर पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि राजभवन और हाईकोर्ट के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू होती है। क्या पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें धारा 144 तोड़ने की अनुमति दी है? यूपी के कई भागों में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हमने अलीगढ़, बरेली और गोरखपुर मंडल की समीक्षा की है। अस्पतालों में बेड और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में लोग मर रहे हैं। 8 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री दिल्ली में नक्सलवाद पर चर्चा करने गए हैं। जितने लोग नक्सलवाद से नहीं मरे हैं, उससे ज्यादा अस्पताल में मर गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में वन्यजीव सप्ताह वाकाथॉन का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। वाकाथॉन में छात्र और स्थानीय समुदायों ने भी भाग लिया, जिसमें वन्यजीव संरक्षण पर जोर दिया गया। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आप पार्टी नेता संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी ईडी के समक्ष पेश हुए। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह के आवास पर 2 बार में 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। शहर के अधिकांश इलाकों में बाढ़ के पानी का जलस्तर कम हुआ है। वहीं एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की ओर से राहत उपाय जारी है। असम में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अनिल नगर, नवीन नगर, बमुनी मैदान, काहिली पारा, रुक्मिणी गांव बाढ़ से प्रभावित थे। जिला प्रशासन ने किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आज असम के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने के साथ राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
सिक्किम के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान को और तेज करने के लिए रिजर्व बटालियन के सैनिक चुंगथांग की ओर रवाना किए गए हैं। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन के क्षेत्रों में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। बादल फटने के कारण मंगन में नागा राहत शिविर में कई मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज मंगन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविर का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में बिजली और अन्य सुविधाओं को बहाल करना है, तो वहीं उन्होंने भारत सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने बाढ़ग्रस्त सिक्किम के लिए आपदा सहायता के रूप में 45 करोड़ रुपए जारी किए जाने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पीड़ित लोगों के लिए राहत उपलब्ध कराने में राज्य की मदद करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल भी गठित किया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि ये टीम जल्द ही सिक्किम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी। केंद्र सरकार स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सिक्किम सरकार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पर्याप्त टीमें, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और आवश्यक बचाव उपकरण भी उपलब्ध करा रही है। चंद्रयान आदित्य L1 के बाद अब अंतरिक्ष में गगनयान मिशन भेजने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान के संबंध में सोशल मीडिया X पर जानकारी और तस्वीरें साझा की। इसरो ने कहा कि गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 की तैयारी चल रही है, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन शामिल हैं। गगनयान मिशन के तहत 4 महत्वपूर्ण परीक्षण किए जाने हैं, जिसमें इस महीने परीक्षण यान TB-D1 का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद दूसरे परीक्षण यान TB-D2 और पहले मानव रहित गगनयान का परीक्षण किया जाएगा। भारतीय वायुसेना कल 91वां स्थापना दिवस मनाएगी। इसके उपलक्ष्य में प्रयागराज में संगम के ऊपर एयर शो का आयोजन किया जाएगा। चेतक और चिनूक, डकोटा, हार्वर्ड और तेजस, मिराज समेत कई हेलीकॉप्टर संगम तट पर फ्लाई पास्ट डिस्प्ले में हिस्सा लेंगे। वायुसेना दिवस के मौके पर संगम किनारे सारंग हेलीकॉप्टरों और सूर्य किरण एरोबेटिक की टीम पहली बार संगम पर आसमान में अपना प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही इस वायुसेना दिवस पर MiG-21 को विदाई दी जाएगी। सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1964 में शामिल हुआ था। रूसी कंपनी ने MiG-21 का निर्माण किया था। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इस्तेमाल किया था। कार्यालय परिसंपत्तियों में रफ्तार धीमी होने के कारण इस वित्त वर्ष के जुलाई से सितंबर तिमाही में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 21% घटकर 79.34 करोड़ डॉलर रह गया। बीते वित्त वर्ष में ये 100.21 करोड़ डॉलर था। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने लेक्सस ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड के ऑडिट में खामियां मिलने पर एक ऑडिट फर्म समेत 2 ऑडिटरों पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को $1200 प्रति टन से घटाकर $850 प्रति टन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक में विभिन्न खाद्य उत्पाद आयातकों ने इस मुद्दे को उठाया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कई जाने माने उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई है और ऐसे में राज्य सरकार उन्हें हर जरूरी सहयोग प्रदान करेगी। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी के लिए 4,966.80 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये जानकारी दी। दूरसंचार विभाग ने 3,273 करोड़ रुपए की लाइसेंस शुल्क मांग से संबंधित वोडाफोन आइडिया की आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है। इन मांगों में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 1,749 करोड़ रुपए और 1,524 करोड़ रुपए की शुल्क मांग शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय की शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन से व्हील लोडर के आयात पर 5 साल के लिए 82% तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। बता दें कि व्हील लोडर का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे और खनन क्षेत्रों में किया जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण देश के विभिन्न हिस्सों से जुटाए गए चाय के नमूनों का विश्लेषण कर रहा है, ताकि ये पता किया जा सके कि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
रूस ने कजाकिस्तान के रास्ते उज्बेकिस्तान को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू कर दी है। इस अवसर पर मॉस्को में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तीनों देशों के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। रूसी सेना ने जापोरिज्जिया क्षेत्र के एक गांव विलेंके पर गोलाबारी की है। इस गोलाबारी में 2 लोग मारे गए और कम से कम 10 घर नष्ट हो गए। विलेंके के स्थानीय निवासियों के मुताबिक ये पहली बार है जब गांव पर तोपखाने से गोलाबारी की गई है। स्पेन की राजकुमारी लियोनोर ने स्पेन के ज़रागोजा में जनरल मिलिट्री अकादमी में ध्वज शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने अपने 3 साल के सैन्य प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय ध्वज की शपथ ली। पड़ोसी इंडोनेशिया से जंगल की बढ़ती आग ने सिंगापुर के शहर राज्य में हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर दिया है। इन धुंध की वजह से सिंगापुर की हवा की गुणवत्ता अब अस्वास्थ्य श्रेणी में पहुंच गई है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने उत्तरी सीरिया में किए गए आतंकवादी ठिकानों पर हमले में कम से कम 14 कुर्द आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया है। अमेरिकी सीनेट के बहुमत के नेता चक शुमर चीन पहुंचे हैं। उन्होंने यहां द्विदलीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव के बीच बैठकों की एक श्रृंखला शुरू की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संविधान में देश के स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह के रूप में मतदान किया। यदि 14 अक्टूबर को इस जनमत संग्रह को मंजूरी मिल जाती है तो ये स्वदेशी लोगों को संविधान में शामिल करने में सक्षम होगा। सिंगापुर की सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी ने इस वर्ष महात्मा गांधी जयंती समारोह के तहत संगीत, नृत्य एवं वाद्य यंत्र का प्रशिक्षण ले रहे भारतीय मूल के 6 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 2019 में ईस्टर पर्व पर हुए बम धमाकों के मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की किसी भी संभावना को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत ऐसी किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अमेरिका के ह्यूस्टन में रहने वाले एक भारतीय अमेरिकी दंपति ने टेक्सास में पहले हिंदू शिविर स्थल के निर्माण के लिए 17.5 लाख अमेरिकी डॉलर दान किया है। इस शिविर में गर्मियों में युवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण सहित 107 पदक अपने नाम कर इतिहास रचा। ये एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने आज 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतने में सफलता पाई। बैडमिंटन और पुरुष क्रिकेट में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 पदक के आंकड़े को पार करने पर भारतीय दल को बधाई दी है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए जानकारी दी कि वो 10 तारीख को एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया फाइनल बारिश के कारण रद्द हुआ। बेहतर वरीयता के कारण भारतीय टीम विजेता बनी। बैडमिंटन के पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने देश को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया। चिराग और सात्विक ने फाइनल में कोरिया की जोड़ी को हराया। एशियाई खेलों के इतिहास में बैडमिंटन में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 33-29 से शिकस्त दी। फाइनल मुकाबले में काफी विवाद भी देखने को मिला, जब एक विवादास्पद फैसले के चलते मैच लगभग आधे घंटे तक रुका रहा। आखिरकार फैसले को पलटा गया और भारत के पक्ष में फैसला दिया गया। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को 100वां पदक दिलाया। फाइनल में महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी में पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ओजस ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल में ओजस ने हमवतन अभिषेक वर्मा को हराने में सफलता पाई। इस तरह इस स्पर्धा का स्वर्ण और रजत भारत को हासिल हुआ। भारत की ज्योति सुरेखा ने महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। वहीं इसी स्पर्धा का कांस्य पदक अदिति गोपीचंद स्वामी ने हासिल किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत लिया है। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराने में सफलता पाई। कुश्ती में दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। उन्हें फाइनल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ईरान के हसन यजदानी से हार का सामना करना पड़ा।
भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शतरंज स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। महिला टीम ने अपने 9 राउंड में 7 जीत हासिल की। गुकेश डी, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगैसी, पेंटाला हरिकृष्णा और रमेश बाबू प्रज्ञानानंद पुरुष टीम स्पर्धा में ईरान से पिछड़कर रजत पदक हासिल किया। आईसीसी विश्व कप में कल मेजबान भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। अपने पहले मैच में भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई में होगा। आज बांग्लादेश ने क्रिकेट विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की। अपने पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट गंवाकर 428 रन बनाकर विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक, वांडर डुसेन और एडन मकरम ने शतक लगाए। प्रधानमंत्री के खादी कपड़ों को अपनाने की अपील के बाद से देश भर के लोगों में इसके प्रति रुचि काफी बढ़ गई है। खादी कपड़ों के निर्माण में लगे लोगों से लेकर फैशन जगत से जुड़े लोगों तक में खादी कपड़ों को पहनने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत की 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म तेजस का ट्रेलर कल लॉन्च किया जाएगा। सर्वेश मेवाड़ा निर्देशित इस फिल्म में कंगना एयरफोर्स पायलट की भूमिका में दिखाई देंगी। तेलुगु फिल्म भरतनाट्यम का टीजर रिलीज हो गया है। अपराध हास्य के गठजोड़ वाली इस फिल्म से अभिनेता सूर्या तेजा एलए अभिनय की दुनिया में पदार्पण कर रहे हैं। थलापति विजय और संजय दत्त की बहुप्रतीक्षित फिल्म लियो हिंदी में रिलीज नहीं होगी। फिल्म के मेकर्स ने इसकी शर्तों का खुलासा करते हुए इसकी जानकारी दी है। अभिनेता सनी देओल और संजय दत्त फिल्म जन्मस्थान में काम करते नजर आएंगे। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म होगी जिसका बैकड्रॉप राम जन्मभूमि मामले से जुड़ा है। फिल्म मिशन रानीगंज ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 2.8 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं फिल्म दोनों का कारोबार महज 35 लाख रुपए पर सिमट गया। बाहुबली की देवसेना यानी अनुष्का शेट्टी की फिल्म मिस शेट्टी मिस्टर पोली शेट्टी ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद ट्रेंडिंग फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। वो ट्रेंडिंग मूवीज में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। एक्टर रवि किशन ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि फिल्म तेरे नाम के दौरान सलमान खान का बुरा दौर चल रहा था। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बहुत खोए हुए से रहते थे। खबरों के मुताबिक भारत रत्न और दिवंगत गायिका लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में अयोध्या के राम मंदिर के लिए कुछ राम भजन, श्लोक और मंत्र रिकॉर्ड किए थे। ये लता जी की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। फिल्म मैंने प्यार किया के निर्देशक सूरज बड़जात्या ने खुलासा किया है कि सलमान खान कभी भी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वो फिल्म में हीरो बनने लायक नहीं है। हॉलीवुड की मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट की कॉन्सर्ट फिल्म जल्द ही थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस कॉन्सर्ट फिल्म का नाम टेलर स्विफ्ट द एरास टूर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।